अस्सलामुअलैकुम आप सब देखने वालों को, और मैं आ चुका हूँ वापस एक नए व्लॉग के साथ। आपको पता है कि जब हम लोग रात को सोने के लिए लेटते हैं तो हमारे दिमाग में अगले दिन के प्रोग्राम्स चल रहे होते हैं कि मैं कल उससे मिलूँगा, कल मैं वहाँ जाऊँगा, कल मैं ये करूँगा। और अगले दिन जब हम सोकर उठते हैं तो उनमें से कुछ भी ठीक नहीं होता और कुछ और ही हमारे साथ हो जाता है। वो सब कुछ जिसके बारे में हमने कभी ख्वाब में भी नहीं सोचा था और कभी प्लान ही नहीं किया था। सो आज का मेरा ये दिन भी ऐसे ही दिनों में से एक ऐसा दिन था कि मैंने आज वो सब कुछ किया, वो सब कुछ देखा जिसके बारे में कल रात को सोते वक्त मैं कभी सोच भी नहीं सकता था। अच्छा। सो हुआ कुछ यूँ कि जब मैं आज सुबह सोकर उठा और सीढ़ियों से नीचे आया तो मैंने देखा कि बाबा हसन भाई से अपने मोबाइल फ़ोन के ऊपर कुछ समझने की कोशिश कर रहे थे और उनकी बातों से ऐसा लग रहा था कि वो कहीं का रास्ता पूछ रहे हैं। तो मैं गया मामा के पास किचन में और मैंने पूछा कि मामा ये पापा और हसन भाई कहीं जा रहे हैं क्या? किसी जगह के जाने की बातें कर रहे हैं ये लोग, कहाँ जा रहे हैं ये? तो मामा ने मुझे ये बताया कि आपके पापा के शुगर के पेशेंट हैं तो उनको किसी शुगर के डॉक्टर से मिलने के लिए जाना है, वहाँ जाने का रास्ता हसन उनको समझा रहा है। तो मैंने पापा से कहा कि पापा मैं आपके साथ चलूँ क्या? मैं आपको फ़ोन पर गाइड कर दूंगा। मैं अपने साथ फ़ोन तो जाहिर है लेकर ही जाऊंगा, तो अपना मैप मैं ओपन कर लूँगा और आपको उस क्लिनिक तक पहुंचा दूंगा। तो पापा ने कहा कि ठीक है, तुमने चलना है तो चल दो। चलो भाई। फिर मैंने पापा से पूछा कि पापा कितनी देर का टाइम लग जाएगा वहाँ पर? पापा ने कहा कि बस 1 आधा घंटा लगेगा। मैंने कहा ठीक है। मैंने फ़ौरन मम्मा से कहा कि मेरा नाश्ता बना दें और नाश्ता खाकर हम लोग रवाना हो चुके थे। और ये देखें, अब हम लोग पहुँच चुके हैं उस क्लिनिक में। उस क्लिनिक का नाम था अनवर रियाज क्लिनिक। यहाँ पर एक डॉक्टर साहब बैठते हैं जो शुगर के मरीज़ों को डील करते हैं, बहुत पुराना एक्सपीरियंस है उनका। सो यहाँ पर पहुँचने के बाद जब मैंने गाड़ियों को देखा और यहाँ पर 7 बाइक्स लगी हुई थी, मैंने उन बाइक्स को देखा तो मुझे लगा कि शायद हमसे पहले काफ़ी मरीज़ यहाँ पर पहुँच चुके हैं, इसलिए हमें अपनी बारी का काफ़ी इंतज़ार करना पड़ेगा। और आपको पता है कि ये पूरी क्लिनिक दरख्तों और साथ मस्जिद भी थी, बहुत अच्छा मौसम था, बहुत अच्छा पीसफुल एनवायरनमेंट था। लेकिन इस पूरे पीसफुल एनवायरनमेंट के दरमियान 2 अदद ऐसी चीज़ें थी जिनसे मुझे ख़तरा लग गया, मुझे ख़तरा लाहक हो गया। भाई 2 अदद फुल साइज़ के कुत्ते वहाँ पर मेरी तरफ देख रहे थे तरसी हुई निगाहों से। मेरा तो बीपी हाई हो गया। मैंने कहा पापा ये मुझे काट लेंगे, ये पहला मौका देखकर मेरे ऊपर झपट्टा मार देंगे। पापा ने कहा कि डरो मत। खैर फिर मैं पापा का हाथ पकड़कर आहिस्ता आहिस्ता उस कमरे की तरफ जा रहा था जो हमारे सामने खुला हुआ था। और आपको पता है कि अंदर जाकर मैंने देखा कि कोई एक आदमी भी वहाँ पर मौजूद नहीं था, मतलब कोई एक पेशेंट भी वहाँ पर अभी नहीं आया हुआ था। खैर मैंने बड़ी खामोशी के साथ अपना कैमरा नीचे कर दिया क्योंकि सामने टेबल पर रिसेप्शनिस्ट वाले अंकल बैठे हुए थे जो पापा को ये बता रहे थे कि आधे घंटे बाद आपके टेस्ट शुरू होंगे और आपके टेस्ट वक्फे से होंगे। 1.5 घंटे में आपके तीनों टेस्ट कंप्लीट हो जाएंगे और शाम को 6 बजे आपको आपकी रिपोर्ट मिलेगी। मैंने पापा की तरफ देखा कि पापा 6 बजे? तो मतलब हम लोग यहाँ पर 7-8 घंटे बैठे रहेंगे क्या? पापा ने कहा नहीं नहीं, हम लोग यहाँ नहीं बैठे रहेंगे, हम लोग घर वापस चले जाएंगे और फिर दोबारा यहाँ पर शाम को आ जाएंगे रिपोर्ट्स लेने के लिए। मैंने कहा हाँ ये ठीक है, क्योंकि वाकई में 7-8 घंटे बैठे रहना तो बहुत मुश्किल बात है। बात तो सही है। सो अभी सामने जो आपको टेबल नज़र आ रही है ना, यहाँ पर वो अंकल बैठे हुए थे रिसेप्शनिस्ट वाले। और जब तक वो यहाँ पर बैठे हुए थे मैंने बड़े अदब के साथ अपना कैमरा नीचे की तरफ किया हुआ था। लेकिन जैसे ही वो वॉशरूम गए तो मैं फ़ौरन वहाँ से खड़ा हो गया और मैंने पापा से कहा कि पापा जब तक वो अंकल वापस नहीं आ जाते वॉशरूम से, मैं जल्दी जल्दी वीडियो बना लूँ इस जगह की। अबे साले। पापा ने कहा हाँ बना लो। तो मैं खड़ा हो गया और मैंने उनके पूरे हॉल का एक राउंड लिया और मुझे लग रहा था कि अगर मुझे किसी ने देख लिया तो मेरी खैर नहीं है, क्योंकि जाहिर है ये क्लिनिक थी और इस तरह की जगहों पर कैमरा ऑन करके इस तरह से वीडियो बनाना मुझे लग रहा था कि मैं कोई गलत काम ही कर रहा हूँ, लेकिन इतना भी गलत नहीं था। तो खैर मैंने बना ली
और पापा तो मुझे कह रहे थे कि सामने वो जो बड़ा सा कॉन्फ्रेंस रूम है जहाँ पर डॉक्टर साहब मीटिंग्स करते हैं, वहाँ भी चले जाओ। मैंने कहा पापा कान को हाथ लगाएं, वहाँ तो अगर किसी ने मुझे देख लिया तो मेरी बिल्कुल खैर नहीं है, और हो सकता है वहाँ पर कोई कैमरास लगे हुए हों, तो भाई नहीं, वहाँ तो मैं नहीं जा रहा। फिर अचानक मुझे आवाज़ आई जैसे वॉशरूम का दरवाज़ा खुल रहा है। मैंने फ़ौरन से पहले अपना कैमरा यहाँ आकर बंद कर दिया था। तो खैर अब ये देखें, बाबा के तीनों टेस्ट कंप्लीट हो चुके हैं और अब हम यहाँ से इजाज़त लेकर वापस घर जा रहे हैं। अब शाम को हम दोबारा आएंगे। और जब हम वहाँ से एग्ज़िट कर रहे थे तो मैंने पापा से कहा कि पापा, आपको पता है आप जितनी देर तक अपने टेस्ट करवाते रहे, मैंने देखा है मैप पर कि यहाँ पर साथ ही एक बहुत बड़ा कब्रिस्तान है और उस कब्रिस्तान के अंदर सादत हसन मंटू की कब्र है। पापा, उनके उनके लिखे हुए सबक हमने अपनी उर्दू की बुक में 9th और 10th क्लास में पढ़े हुए हैं। मेरा दिल चाह रहा है कि मैं उनकी कब्र देख कर आऊँ। पापा प्लीज़ मुझे वहाँ जाने दें। मैंने इतनी ज़िद की बाबा से, लेकिन बाबा ने कहा कि तुम्हें अभी याद आए वहाँ जाना, जब टेस्ट हो रहे थे मेरे, तुम तब वहाँ चक्कर लगा लेते। क्योंकि पापा की ना शुगर लो हो रही थी और बाबा को फ़ौरन से पहले कुछ खाना था। मैंने पापा से कहा कि पापा आप सिर्फ 5 मिनट मेरा वहाँ पर कब्रिस्तान के बाहर इंतज़ार कर लेना। मैं यूँ गया और यूँ आया। और पापा देखें, आप यहाँ पर टेस्ट करवा रहे थे, मैंने इतनी देर तक आपका वेट किया है ना, तो अब आप थोड़ी देर मेरा वेट कर लें प्लीज़। मैंने पापा से ये भी कहा कि पापा अगर मामू होते ना तो वो ज़रूर सादत हसन मंटू की कब्र पे मुझे भी लेकर जाते और ख़ुद भी जाते, क्योंकि मेरे मामू को पुराने ज़माने के मज़ारों और कब्रों को देखने का बहुत शौक़ है। तो खैर पापा को मैंने थोड़ा सा इमोशनल ब्लैकमेल यहाँ पर कर लिया और ये देखें, बाबा ने कब्रिस्तान के सामने लाकर अपनी गाड़ी रोक दी। लेकिन बाबा ने मुझे कहा कि तुम इतने बड़े कब्रिस्तान के अंदर सादत हसन मंटू की कब्र ढूंढोगे कैसे। मैंने कहा पापा वो मैप के ऊपर मुझे नज़र आ गई है, मैं आराम से ढूंढ लूँगा। लेकिन भाई जब मैं कब्रिस्तान के अंदर गया तो मुझे सादत हसन मंटू की कब्र मिलना दुश्वार हो गया, क्योंकि अंदर कब्रें बिल्कुल साथ साथ हैं। हालांकि मैप पे नज़र तो आ रही थी कि इस जगह पर है, लेकिन बहुत ज़्यादा कब्रें होने की वजह से मेरे लिए ढूंढना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो गया। फिर मैंने देखा कि वहाँ एक भाई थे जो कब्रिस्तान के साइड पर बैठकर फूल बेच रहे थे। तो मैंने उनसे पूछा कि भाई बात सुनो ज़रा, ये सादत हसन मंटू की कब्र आपको पता है किधर है। उन्होंने हाथ के इशारे से मुझे कहा कि वो सामने आपको एक कब्र पर लाल रंग से ग़ुलाम जन्नती लिखा हुआ नज़र आ रहा है। मैंने कहा क्या लिखा हुआ है, ज़रा दोबारा बताएं। उन्होंने कहा ग़ुलाम जन्नती। मैंने कहा नहीं, आप मुझे थोड़ा सा आगे आकर बता दें प्लीज़, बाबा बाहर गाड़ी में मेरा वेट कर रहे हैं। तो फिर वो थोड़ा सा आगे आए, उन्होंने कहा कि वो देखो लाल रंग से ग़ुलाम जन्नती लिखा हुआ है। मैंने कहा हाँ 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 हाँ, अब मुझे नज़र आ गया, लिखा हुआ है। उन्होंने कहा कि बिल्कुल उससे अगली कब्र सादत हसन मंटू की है। मैंने कहा ठीक है। फिर मैं पैदल चलता 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 उस कब्र तक पहुंचा जिस पर ग़ुलाम जन्नती लिखा हुआ था, और वाकई ही उससे अगली कब्र सादत हसन मंटू की मुझे नज़र आ गई थी। और मैंने सादत हसन मंटू की कब्र पर खड़े होकर फ़ौरन लेफ़्ट साइड पर देखा तो पापा बाहर गाड़ी में बैठे हुए थे। मैंने हाथ के इशारे से पापा को बताया कि पापा ये देखें, सादत हसन मंटू की कब्र मुझे मिल गई है। आप कह रहे थे ना कि मैं कैसे ढूंढूंगा, ये देखें मुझे मिल गई है। तो खैर सादत हसन मंटू की कब्र पर पहुंचकर मुझे इतना अजीब भी लग रहा था और खुशी हो रही थी, और मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि आज मैं सादत हसन मंटू की कब्र को देखूंगा, जिनके लिखे हुए चैप्टर्स हमने अपने स्कूल लाइफ में पढ़े। सो बस यहाँ पर खड़े होकर मैंने फातिहा पढ़ी और उनके लिए दुआ की। हालांकि मैं उनको जानता तो नहीं हूँ और ना ही वो मुझे जानते हैं, वो तो 1955 में फौत हो गए थे। मैंने मैथमेटिक्स थोड़ी सी लड़ाई तो मुझे पता चला कि सादत हसन मंटू मेरे पैदा होने से भी काफ़ी तकरीबन 50 साल पहले फौत हो चुके हैं। सो खैर मुझे इंटरेस्टिंग बात ये लगी कि सादत हसन मंटू की कब्र के ऊपर लिखा हुआ था, ये मेरी कब्र का कुतबा सादत हसन मंटू की कब्र है, जो अब भी समझता है कि उसका नाम लोहे झां पे हरफे मुकर्रर नहीं था। मुझे इनकी बाद वाली बात तो बिल्कुल ऊपर से गुजर गई, लेकिन पहली बात मुझे वाकई बहुत हैरान कुन लगी कि ये जो लिखा हुआ था ये सादत हसन मंटू की कब्र है। तो और आपको पता है कि जब मैं घर आया, अच्छा वो घर वाली बात मैं आपको बाद में बताता हूँ।
We don't care. Let me tell you We don't care. मैंने चारों तरफ एक दफ़ा सलाम कर लिया सब कब्रों को देखकर, क्योंकि मैंने मामा से ये सुन रखा है कि जब भी आप कब्रिस्तान जाएं तो आप फ़ौरन सब कब्रों को सलाम करें और उसके बाद आपने जिस कब्र पर जाना है आप उस पर फातिहा पढ़ लें। सो थोड़ी देर मैंने कब्रिस्तान पर गुजारी और उसके बाद फ़ौरन मैं वहाँ से वापसी के लिए रवाना हो गया था, क्योंकि बाबा ज़ाहिर है मेरा गाड़ी में बैठकर वेट कर रहे थे और मैं नहीं चाहता था कि वो ज़्यादा देर तक मेरा इंतज़ार करें। तो इसलिए मैं बाहर की तरफ भाग खड़ा हुआ और गाड़ी में बैठकर मैंने बाबा को थैंक यू बोल दिया कि थैंक यू, आपने मेरा थोड़ी देर के लिए इंतज़ार किया और मुझे कब्रिस्तान जाने का मौका दिया। और मैंने सादत हसन मंटू की कब्र देख ली थी। आपको पता है कि घर आने के बाद, हाँ अब मैं आपसे वो बात शेयर करता हूँ। घर आने के बाद जब मैंने मामा को ये बात बताई कि मामा मैं एक बड़ा सा कब्रिस्तान था वहाँ सादत हसन मंटू की कब्र देख कर आया हूँ, तो मामा ने मुझे ये बताया कि बेटा उस कब्रिस्तान का नाम मियानी साहिब कब्रिस्तान है। मियानी साहिब कब्रिस्तान लाहौर का सबसे बड़ा कब्रिस्तान है और पाकिस्तान का सबसे पुराना कब्रिस्तान है। मतलब पाकिस्तान का सबसे पुराना कब्रिस्तान था जहां आज मैंने सादत हसन मंटू की कब्र देखी थी। और मामा ने मैंने फिर गूगल किया और ये पता चला कि इस कब्रिस्तान के अंदर 3 लाख कब्रें मौजूद हैं। ये मेरा आज का एक ऐसा दिन था कि जिसके बारे में मैंने कल रात को सोते वक्त सोचा भी नहीं था कि मैं ये सब चीज़ें यहाँ पर एक्सपीरियंस करूँगा। सादत हसन मंटू साहब इतने बड़े राइटर हैं। और आपको एक मज़े की बात बताऊं? नहीं। कुछ दिनों बाद ARY डिजिटल पर एक ड्रामा भी आने वाला है हुमायूं सईद का, जिसका नाम होगा मैं मंटो नहीं हूँ, और मैंने उसके बारे में सुना था। होपफुली वो जल्दी ऑन एयर हो जाएगा। सो अब हम लोग जा रहे हैं घर वापस और शाम को हमें अपनी रिपोर्ट्स लेने के लिए दोबारा यहाँ का चक्कर लगाना है। लेकिन प्लीज सबर कराए सर। और मुझे ये बताएं कि आपको मेरा आज का ये वाला व्लॉग कैसा लगा। Boring. आप भी अगर चाहें तो इस कब्रिस्तान में आ सकते हैं। अल्लाह हाफिज।